चलिए बच्चों, थोड़ी देर में फिर इंशाल्लाह हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो मैं जल्दी जल्दी एक्सपेंसेस को कोशिश करके खत्म करूं, लेकिन इस तरह खत्म करें कि वाकई में हमें समझ आए। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अब लिखा हुआ है बिगिनिंग। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास लिखा हुआ है बिगिनिंग। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको भी ये रहे कि हाँ ठीक है, सर ने चीजें बहुत ज्यादा अभी डिटेल में डिस्कस नहीं की। जी बिल्कुल बेटा, बस इतना समझ लीजिए कि वो सामान बिगिनिंग है क्या। मैं थोड़ा सा बिल्कुल लाइटर नोट पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी चीज को बिल्कुल ना एक्सप्लेन किया जाए ना तो फिर लाजमी वो चीज स्ट्राइक करती है अगेन एंड अगेन कि यार ये क्यों नहीं पढ़ाया। तो एक दो तीन लाइनें कह देता हूं। जब आपने 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया और आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं 2021 दिसंबर 31, बिजनेस स्टार्ट किया 2021 जनवरी 1, बिजनेस का प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं 2021 दिसंबर 31, तो क्या जरूरी है जिस दिन आप प्रॉफिट निकाल रहे हो जितना सामान खरीद के लाए थे सब बिक चुका हो सकता है कुछ सामान अभी भी शॉप में जो बच गया उसे नाम दिया था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। क्यों नाम दिया था मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह करे आप सुन रहे हो। इसलिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहा क्योंकि ये बच गया है और अब ये कब बिकेगा, 2022 बिजनेस को ऑपरेट करने में ये पहुंचाएगा। इस साल इसने फायदा, तो अब ये फायदा पहुंचाएगा नेक्स्ट ईयर। एग्री? तो इसलिए कहा था ये हमारा एसेट है। जी आलियान, सॉरी। तो जाहिर सी बात है हम इतना ही सामान खरीद के लाएंगे कि हमारे पास खराब ना हो, और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है हम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। आप अपनी दुकान में इतना ही सामान खरीद के लाएंगे जितना आपको लगता है कि बिक जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि अगले 5 साल में जो बिकेगा बिकेगा आप वो ला के रख लें, क्योंकि सामान खराब हो जाएगा। एग्री? तो अनएक्सपीरियंस लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन अभी हम ये सारी एजम्पशन भी नहीं जा रहे। सही है जी। अब जो सामान ईयर एंड पर बचा बिक नहीं सका, डेफिनेटली अब वो कब बिकेगा, नेक्स्ट ईयर। तो इस 2021 के एंड पर बचे हुए सामान को नाम दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो यही एंडिंग एग्जैक्ट अगर 2 लाख रुपीस की एंडिंग है, यही एंडिंग एग्जैक्ट 2021 दिसंबर 31 वाली अमाउंट 2 लाख रुपीस अब 2022 जनवरी 1 को बन जाएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। आवाज ही नहीं आई? बिगिनिंग। यानी जो सामान भाई आप 31 दिसंबर को शाम को दुकान में छोड़कर गए, वही सामान आपके पास अगले साल के पहले दिन मौजूद होगा या नहीं। आज शाम को जो बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, आज शाम को, आज रात को आपके वॉलेट में जितने पैसे बचे हुए थे, अगले दिन सुबह उतने ही होते हैं या बढ़ जाते हैं थोड़े से? उतने ही होते हैं। तो आज का एंडिंग कल का ओपनिंग, बिगिनिंग। तो अब बिगिनिंग को एक्सपेंस क्यों कहा हुआ है? क्योंकि जो सामान अब 2022 के फर्स्ट डे हमारे पास मौजूद है, ये कौन सा सामान है? जो पिछले साल खरीदा था लेकिन पिछले साल बिका, बल्कि हमारे पास बच गया था, तो पिछले साल हमने इसे मान लिया था बिजनेस का एसेट। समझ में नहीं आ रही? पिछले साल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, खुदारा बच्चों समझें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग नाजिल नहीं हो रही, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कहीं से आ नहीं रही, बल्कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बन रही है ओपनिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बन रही है ओपनिंग। और एंडिंग कहां से आई? जितना सामान 10 कंप्यूटर खरीद के लाए थे, 8 बिक गए, 2 बचे, वो 2 लाख रुपीस के हैं। तो 2 लाख रुपीस का सामान एयर एंड पर बचा हुआ है, उसे कहा 2 लाख रुपीस के सामान को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। और वही 2 लाख रुपीस 2021 दिसंबर 31 को जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थे 2 लाख, वही 2 लाख रुपीस अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है। और उसे एक्सपेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सामान पिछले साल ने बिका था, तो अब तो इस साल लाजमी, तो इस साल ये हमें पहुंचा देगा, तो इसलिए अब इसे एक्सपेंस ट्रीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री स्टॉक के नाम से आपको एसेट में भी पढ़ाई है मैंने। सही है? तो देखें, बात यह है कि आपका सवाल ना बहुत अच्छा है, लेकिन मसला यह है मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं सेकंड ईयर का SLO 10 आपको अभी नहीं पढ़ा सकता। क्या ख्याल है? एग्री करते हैं आप मुझसे? इसी तरह अगर आप कोई और इससे भी आगे लेवल का सवाल पूछें, क्योंकि सवाल करने में कोई मुजायका थोड़ी है, सवाल पूछना आपका बेसिक राइट है, तो आप जो भी सवाल पूछेंगे
मैं आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक जवाब दूंगा और बोलूंगा बेटा ये तो आगे पढ़ेंगे आप। और जब टीचर ऐसे कहता है ना ये आप आगे बढ़ेंगे, तो आप बोलते हैं सर ने जवाब नहीं दिया, बोला बाद में, ये खुद ही पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप किसी क्लास 1 के बच्चे को क्लास 5 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू कर दें तो नहीं समझ आएगा उसे। ऐसा ही है मेरा बेटा। मैंने आपको बस एक जुमला कह दिया, ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है ना, इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के ऊपर SLO 10 सेकेंड ईयर में है आपके पास, जहां आपको पढ़ाया जाता है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को खरीदते हुए कितनी तरह से ट्रीट किया जाता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को किन किन नामों से लिखा जाता है। बस मैं डरा नहीं रहा था आपको, मेरा फर्ज है बताना, वो मैं बताता रहता हूँ। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब अगला नाम पढ़े, क्या लिखा हुआ है? क्या इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ऑनलाइन वाले हमारे साथ हैं, सैलरी एक्सपेंस एक्सप्लेन करूं? क्या ये बताने की जरूरत है ये खर्चा क्यों है? क्योंकि मुलाजिम से हमने काम, आवाज नहीं आ रही, तो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस। इसीलिए एक्सपेंस का अगला नाम पढ़े, बैड डेट एक्सपेंस। याद तो होगा नहीं, जिन्हें याद है शुक्रिया, जिन्हें याद नहीं उनके लिए वन लाइन स्टेटमेंट, और बहुत समराइज वर्ड में बोल रहा हूं वरना खत्म नहीं होगा ये इस तरह। जब हमने क्रेडिट पर सामान कस्टमर्स को बेचा तो हमारे पास आया उनसे पैसे लेने का प्रॉमिस, और जब उसमें से कोई एक प्राउड पाकिस्तानी निकला पैसे लेके भाग गया तो हमने बोला अब तो हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, उसका नाम हमने रखा बैड डेट एक्सपेंस। समझ तो नहीं आया? समझा भी नहीं रहा था, मैं रिपीट टेलीकास्ट चला रहा था, जिन्हें समझ आया उनका शुक्रिया। ठीक है, अच्छा जी, ऑनलाइन में मेरे साथ सिर्फ मुस्तफा है और बाकी कोई भी नहीं है शायद, है ना? बाकी सबके कनेक्शन लॉस्ट है। आप सबको लेक्चर समझ आ रहा है? आवाज प्रॉपर आ रही है? शुक्रिया। अगला नाम पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस समझाने की जरूरत है बच्चों? ओके, अगला नाम पढ़ें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी समझा चुका हूं। क्या है डेप्रिसिएशन? के फर्नीचर जब खरीदते हैं कहते हैं खर्चा, लेकिन एक साल इस्तेमाल करने के बाद इसकी कुछ वैल्यू को करते हैं, आवाज नहीं आई, कम, और मनाते हैं गम। नहीं समझ आया? अबे जब फर्नीचर खरीदते हैं तो आम इंसान तो कहता है हाय हो गया, लेकिन अकाउंटेंट कहता है अभी खर्चा, बल्कि ये फर्नीचर हमें पहुंचाएगा। तो जब एक साल गुजर जाता है हम कहते हैं हाय हाय फर्नीचर की वैल्यू थोड़ी सी हो गई, चलो मनाओ, और गम का नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नहीं समझ आया? अब भी नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता जी। भाई ऑनलाइन वाले सुनना है? लगता तो नहीं है मुझे। तो बेटा गम याद रहेगा जिंदगी में? तो गम एक नहीं है, गम बड़े हैं, बहुत सारे गम हैं। किसी गम का नाम परचेजेस, किसी का नाम सैलरी एक्सपेंस, किसी का नाम बेड डेट एक्सपेंस, इसी तरह। अब अगला नाम लिखा है क्या? बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, 2 लाइनों का स्टेटमेंट दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सैलरीज दी जाती हैं जो हमारे पास एम्प्लॉइज मंथली बेसिस पर काम करते हैं, मंथली बेसिस पर जो काम करते हैं उन्हें सैलरी दी जाती है। और जो मुलाजिम हमारे पास वीकली, डेली, पर आवर, पर डे चल रहा है ना, साथ साथ जो मैं चला रहा हूं वो भी घुमा रहे हो ना, ऐसे घुमाते ना, मैं खुद नहीं घूमना। पर आवर, पर डे, पर वीक जहां पेमेंट हो रही हो उसे कहते हैं वेजेस। होते प्यारे बच्चों दोनों एक्सपेंस हैं। चाहे मैं जिससे एक महीने की, जिससे मैं, जैसे ऑफिस में जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं वो तमाम लोग मंथली बेसिस पे उन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें हम सैलरी कहते हैं। और वो लोग जो पर आवर, पर डे के हिसाब से काम करते हैं उन्हें भी हम तनख्वाह देते हैं, लेकिन उसे कहते हैं उजरत। उसे कहते हैं, शायद आपने कभी जिंदगी में ये बॉयज ने सुना हो, गर्ल्स का मुझे अंदाजा नहीं है, दिहाड़ी का लफ्ज है एक उर्दू में, दिहाड़ी। अब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मिसाल पेश करता हूं, क्या याद करेंगे आप? ये आपके घर में किचन में एक आदत होता है सिंक। सिंक है आप लोगों के घर में? नहीं है? अच्छा, वो सिंक के नीचे एक आदत पाइप लगा होता है, ड्रेनेज, है ना? वो पाइप हो गया खराब, तो अब वालदा मोहतरमा ने फरमाया बेटे ये पाइप चेंज कर दो। तो आप तो हैं ही मम्मी डैडी, अल्लाह माफ करे, आपने बोला मैं तो चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला चलो फिर जाओ किसी प्लम्बर को बुलवा लो। तो प्लम्बर आया, उसने पाइप चेंज किया, और फिर आपने उसे बोला ठीक है भाई महीने के आखिर में आना और तनख्वाह, बोला नहीं ना? तो भैया उसने आके अपना काम किया और आपने उसे हाथ के हाथ उसकी उजरत, उसकी दिहाड़ी, उसका मुआवजा अदा, उसे कहते हैं वेजेस एक्सपेंस।
तो बिजनेस में भी हमारे पास दो तरह का स्टाफ होता है, एक वो जिन्हें मंथली बेसिस पे किया जाता है और एक वो जिन्हें पर आवर, पर डे, पर पीस एक चेयर बनाओगे, एक शर्ट स्टिच करोगे तो उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, उनको दी जाने वाली तनख्वाह को कहते हैं वेजेस एक्सपेंस। ऑल्दो कि ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन बस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपकी बुनियादें मजबूत हो जाएं। बुनियादें मजबूत हों तो फ्लोर जितने बनाते जाओ बनते हैं, वरना बेटा तीसरी मंजिल पे ही गिर जाएंगे आप लोग। फर्स्ट सेकंड फ्लोर जब तामीर करूंगा ना आपके ऊपर तो बुनियादें लरजने लगेंगी, तो बुनियादें जरा मजबूत बना लें अपनी। समझ रहे हैं बुनियादें किसे कह रहा हूं मैं जी? अपने खर्चे पे बादाम खाएं। चलें, अगला नाम लिखा मिसलेनियस एक्सपेंस। फिलहाल मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये सब आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, काम की चीजें डिस्कस कर रहा हूं। आप चाहें तो इनको इग्नोर कर सकते हैं और अपने पास नोट करना है तो नोट कर लें कि मैं फिलहाल इन्हें डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है? मिसलेनियस एक्सपेंस, वैसे तो मिसलेनियस का मतलब बहुत सिंपल है, दीगर खर्चे, मुतफर्रिक, अलग अलग, छोटे छोटे अलग अलग तरह के खर्चे जिनको किसी एक नाम से नहीं लिखा जा सकता। मिसलेनियस, मुतफर्रिक, उर्दू नहीं आती लानत भेजें, इंग्लिश में ही समझ लें। मुख्तलिफ तरह के सन्ड्रीज, एक से ज्यादा तरह के खर्चे, जैसे मिसाल के तौर पर, अब ये एक तो मिसालें बड़ी देनी पड़ती हैं आप लोगों को, मुंह ऐसे बनाते हैं ना आप, मुझे मिसाल देनी पड़ जाती है। अबे पिकनिक पे जा रहे हैं तो पिकनिक पे जाते हुए हम कहते हैं भाई अपना खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और जहां जा रहे हैं अगर वहां पर कोई हट लेनी है या फिर वहां पर कोई मिसाल के तौर पे, ये सब कहलाते हैं मेन बड़े बड़े एक्सपेंसेस जिनको नामों से रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे, उन्हें कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। तो बिजनेस में भी बहुत बड़े बड़े खर्चे भी होते हैं और कुछ छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं। उन छोटे छोटे खर्चों को अलग अलग नामों से लिखते उन्हें कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी लोग आराम फरमाएं, कोई मसला नहीं है। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, अ टाइप ऑफ टैक्स, अ टाइप ऑफ ड्यूटी। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होते हैं टूल टैक्स पे करते हैं, इसी तरह की एक ड्यूटी है, लेकिन फिलहाल इसे पढ़ना नहीं है, लानत भेजें। अगला नाम देखें क्या लिखा है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, जब आप पाकिस्तान में कोई चीज लाते हैं तो आपको उस चीज पर अगर कस्टम अप्लाई होता है तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी देके कैसा महसूस करते हैं? बहुत बुरा। तो कहते हैं हाय हो गया खर्चा, तो कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है। अगला नाम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, वैसे तो मैं ये कह के छोड़ सकता हूं कि बेटा अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन दिल नहीं चाहता छोड़ने का, इसलिए वन लाइन कहूंगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कस्टम ड्यूटी भी टाइप ऑफ टैक्स है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं, लेकिन बात यह है तो वो भी हमारा एक्सपेंस, क्योंकि वो टैक्स देके भी हम खुशी तो नहीं मनाएंगे। हमारा बस चले तो हम तो बस कोई भी चीज पाकिस्तान में ले आए, कोई रोके नहीं हमें, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, तो हम कहते हैं हमारे बिजनेस का क्या हुआ, खर्चा। अगला नाम है हमारे पास क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत समराइज वर्ड में एक लाइन कहता हूं, गौर से सुनना। जब आप बाहर मुल्क से सामान मंगवाते हो या जब आप बाहर मुल्क सामान भेजते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, तो आप उस इंपोर्ट के प्रोसीजर के लिए अपने मुल्क में किसी एक शख्स से जाके उसकी खिदमत लेते हो कि भाई हम बाहर मुल्क से सामान मंगवा रहे हैं, आप सामान मंगवा कर हमारे ऑफिस तक डिलीवर करने में हमारी मदद करेंगे। ऐसे शख्स को कहा जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट्स, बहन भाई या कोई इस जॉब से मुंसलिक भी हो सकता है कोई अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हो। कुछ कहना चाह रहे हैं ताबिश? क्लियर है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, मैंने कहा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में किसी शख्स की खिदमत चाहिए होती हैं। वो शख्स का काम क्या होता है, आपका सामान बाहर मुल्क से आ रहा है तो वो जाके पोर्ट से उसे रिसीव करेगा, उसकी तमाम ड्यूटीज टैक्सेस पे करेगा, उस सामान को पोर्ट से निकाल के क्लियर करवाएगा, उसको ट्रक में लोड करवा के हमारे ऑफिस तक पहुंचाएगा। ये उस शख्स का काम है, और वो शख्स ये काम फी सबीलिल्लाह करता, बोले ना, नहीं है। तो इस बात के वो क्या लेता है हमसे, चार्जेस, उसे कहते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। वो तो बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए तो क्या हुआ, खर्चा, क्योंकि हम उस शख्स की क्या ले रहे हैं, खिदमत। वो हमें क्या पहुंचा रहा है, फायदा। वो हमारे लिए हमारे इंपोर्ट के काम को बना रहा है आसान, और वो ये काम फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग नहीं समझ आया? नहीं आया तो पूछ लें, अलियान बोलो। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में कह रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हो, तुम्हें बाहर से कोई चीज मंगानी हो खुद मंगा सकते हो। मिसाल के तौर पर तुम्हें बाहर से एक गाड़ी मंगवानी है 4 व्हील, तो खुद मंगवा लोगे अपनी मर्जी से। क्या तुम्हें सारे प्रोसीजर्स पता है?
तो कौन कौन सा टैक्स कहाँ पे करना है, कहाँ से जाके क्लियर करवाना है, कौन सी चीज कैसे करनी है, पता है सब? नहीं। तो अगर तुम्हें ये सब पता है तो खुद कर लो, नो प्रॉब्लम। और अगर तुम ये सारे हेक्टिक में नहीं पढ़ना चाहते तो तुम जाते हो एक शख्स के पास। अब इसकी एक और मिसाल देता हूँ तुम्हारे लिए खास तौर पर। बाहर जाने का प्रोसीजर बड़ा आसान है, तुम्हें सारे सारे प्रोसीजर्स पता है, खुद जाके एप्लीकेशन फिल करो, सारी जमा करवाओ, एम्बेसी में जाके क्लियर करवाओ चीजें, तुम्हें वीजा मिल जाएगा। एग्री? लेकिन अगर ये सब पता तो फिर कहाँ जाते हो? कंसल्टेंट के पास जाते हो, किसी ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाते हो, वो तुम्हारे लिए वीजा अरेंज करता है। इसका मतलब है तुम उसकी क्या लेते हो? सर्विसेज। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए भी हम किसी शख्स की खिदमत लेते हैं और वो शख्स हमें अपनी खिदमत फी सबिलिल्लाह देता। तो इसका मतलब है जब वो सर्विसेज देता है तो हम उसको बदले में पैसे देते हैं और हमारा होता है खर्चा। खर्चे का नाम है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। अभी भी समझ नहीं आया? पक्का? जी सर। जी सर बिल्कुल, लेकिन मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपका सवाल अच्छा है लेकिन मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कस्टम ड्यूटी 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, वो है हमारा। बस ये है काम की बात। अगला नाम पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? जी प्लीज। फी सबिलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की राह में फ्री। सही है। जैसे आप यहाँ पे फी सबिलिल्लाह पढ़ती नहीं है, आप फीस दे के पढ़ती हैं, तो यहाँ फी सबिलिल्लाह नहीं पढ़ाया जाता। फी सबिलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं, तो उसके लिए हम किसी से पैसे नहीं लेते। ओके। अगला नाम क्या लिखा हुआ है हमारे पास? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी समझाना पड़ेगा खुदा ना खास्ता? नहीं समझा सकता हूं अगर आप कहें। बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उस पर मुख्तलिफ तरह के बैंक हमसे लेता है, और जब बैंक हमसे चार्जेस लेगा तो हम कहेंगे आज पार्टी है शाम को, रख लें पार्टी? नहीं ना, नहीं बेटा, आम इंसान ने रखता है, अब नॉर्मल लोग रखेंगे, रख लो, अब तुम्हें रखनी है? नहीं ना, वापस नॉर्मल हो जाओ। इसीलिए तो हम कहेंगे अबे बैंक ने हमसे चार्जेस ले लिए, हाय हो गया खर्चा, गम का समा है, शोक की फिजा है, ठीक है, तो हमने कहा खर्चा हुआ, खर्चे का नाम है बैंक चार्जेस। जिंदा है आप लोग? ओके। अगला नाम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? डॉक ड्यूज। वैसे तो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन फिर दोबारा एक एक लाइन बोलनी जरूरी है। डॉक तो पता है ना? लग रहा है पता है। अरे पोर्ट भाई, पोर्ट। अब बोलेगा पोर्ट भी नहीं पता? कंटेनर होता है। सही है, सही है, आप सब सही है भाई। अब पोर्ट ग्रैंड बोलूंगा तो बोलेंगे हाँ ये पता है। अरे कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी, जहां पर तमाम पानी के जहाज आकर लंगर अंदाज होते हैं, खड़े होते हैं और वो अपने सामान को अनलोड करते हैं, उसे कहते हैं डॉक, बंदरगाह। बंदरगाह भी नहीं पता? बंदर तो पता है, तो बस समझ जाए आप खुद ही। तो भाई डॉक ड्यूज, जब हमारा सामान बंदरगाह पर आता है, अनलोड होके वहां रखा जाता है, तो उस पर भी हमें, वहां रखने पर भी हमें देने पड़ते हैं चार्जेस। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं ये सब अगर इग्नोर कर दूं तो यकीन करें ये वो चीजें हैं जो कि शायद आपको पढ़ने को मिले, लेकिन मैं बार बार ये जता रहा हूं आप पर कि ये बुनियाद बार बार नहीं बनाई जाती। ये बेसिक्स जिंदगी में एक बार पढ़ाई जाती है इतनी मेहनत से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता कि मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, बट दिस इज द राइट टाइम। आप फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर आपने अभी अपनी बेस नहीं बनाई तो आगे आपको मुश्किलात होंगी अकाउंटिंग पढ़ते हुए। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप सब जाके अकाउंटेंट्स बन जाएं, आप सब जाके सीए आईसीए में और मुख्तलिफ फील्ड ज्वाइन करें, नहीं। हो सकता है सबका अलग अलग इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इन फ्यूचर आपकी जिंदगी में है तो आपको उसके लिए अपने आप को बेहतरीन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस या फ्रेट इन और कैरेज इन। क्वेश्चन, ऑक्शन कहां से आ गया पहले मुझे ये बताओ अचानक? नहीं, लेकिन ऑक्शन मेरा बेटा, ऑक्शन का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है ना, हम तो सिर्फ, बेशक है, मैं मना नहीं कर रहा आपकी बात से, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ऑप्शन कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको फिलहाल रोक रहा हूँ। अलग से इस सवाल को कर लेना मुझसे क्लास के बाद। बच्चों अगला नाम लिखा है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फ्रेट इन, कैरेज इन। ये एक ही चीज के तीन नाम है। अलियान समझ में आ गया ना जो आपने पूछा था? भाई क्लास में जिसको जो बात समझ नहीं आया खुदारा पूछ लीजिएगा प्लीज, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अब थोड़ा सा दिमाग को जिंदा करें, ये बड़ी आसान और इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फ्रेट इन और कैरेज इन, इसका मतलब पहले सुन लें क्या है। जी सितारा कुछ कहना चाह रही है प्लीज? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक बार दोबारा थोड़ा डाउट कहेंगी? वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहिए, बेहतरीन।
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी खूबसूरत आवाज में पेश किया जा रहा है, समाअत फरमाइएगा। बेटे, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो खरीद के उसे कंधे पे रख के अपने ऑफिस लाते नहीं है, चाहे सुजुकी में रखें चाहे गधा गाड़ी पे रखें। गधा गाड़ी समझते हैं आप, है ना? किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे अपने ऑफिस तक पहुंचाएं। अब यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक लफ्ज कहना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आऊंगा कार्टेज पर तो वहां पे आप बनाएंगे फिर मुंह, तो मुंह बनने से पहले ही मुंह को तोड़ देते हैं। क्या? ट्रांसपोर्टेशन में आमतौर पे वो तमाम ट्रांसपोर्टेशन आती है जो जिसमें कोई मैकेनिक्स शामिल हो जाए, मैकेनिकल जराए हों। मसलन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गौर से सुने। जब आप सामान खरीद कर जहाज, पानी का जहाज, रेलगाड़ी, कंटेनर, ट्रक और इसी तरह जनाब आपका सुजुकी, रिक्शा, टैक्सी, किसी भी मैकेनिकल जराए से चलने वाली गाड़ी के जरिए सामान को अपने ऑफिस तक पहुंचाएं, तो जो भी शख्स आपको सामान लाके डिलीवर करता है, आपके ऑफिस तक लेकर आता है, आप उसे पैसे देते हैं या नहीं? या आप बोलते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपने सामान ला दिया, पानी पिए ठंडा, फी अमान अल्लाह? नहीं ना। अबे जो हमारे ऑफिस तक सामान लाया हम उसे क्या देते हैं? पैसे। बेटा डिलीवरी एक्सपेंस, अलीना बहुत गौर से सुनना मेरा बच्चा, हम पैसे दे रहे हैं, सही है? तो हम डिलीवर नहीं कर रहे। डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी सर्विस थोड़ा डिफरेंट है, मैं इस पर जरूर आऊंगा। अभी आप ये समझें कि मैंने अपने ऑफिस के लिए 10 कंप्यूटर खरीदे, मर्चेंडाइज खरीदी कि मैं मर्चेंडाइज खरीद के बेचूंगा, तो वो मर्चेंडाइज खुद ब खुद तो मेरे ऑफिस नहीं आएंगी। उस मर्चेंडाइज को मैं किसी गाड़ी में रख के अपने ऑफिस तक लाया, तो उस गाड़ी का मैंने अदा किया, बोलो क्या? किराया, फ्रेट। नहीं समझ में आ रहा? तो ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज और फ्रेट, तीनों का मतलब क्या है? किसी सामान को अपने ऑफिस तक लाने का किराया अदा करने को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन इन, क्या बोला? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरेज एक्सपेंस, कैरेज इन, फ्रेट एक्सपेंस, फ्रेट इन। याद रहेगा? अब बस एक जुमला कहूंगा और कार्टेज भी क्लियर हो जाएगा। अभी अभी कहा था कि मैकेनिकल जराए से लाएं तो ट्रांसपोर्टेशन, और अगर आप गधा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी, या अक्सर आपने रोड्स पे देखा होगा कि लोग ठेला समझते हैं आप? नहीं समझते? देखा है आप लोगों ने? भाई ये सब्जी वाले होते हैं, है ना? अक्सर बहुत सारे जो सामान रख के, हाँ जो भी कह लें आप, तो वो सामान ठेले पर रखकर गली गली घूम रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। तो इसी तरह यानी वो किसी मैकेनिकल जराए से चलने वाली चीज, तो इस तरह से जब सामान को हम लेकर और अपने ऑफिस तक पहुंचाएं तो उसे जो किराया देते हैं उसे कहते हैं कार्टेज एक्सपेंस। हाँ, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें, अब बताइए क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन और कार्टेज क्लियर है सब लोगों को? साहिर भाई सुनना है? पक्का? कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अगला नाम है बच्चों हमारे पास रेंट एक्सपेंस। जी, 5 मिनट का ब्रेक। बच्चों अटेंडेंस कॉल करते हैं हम जरा, ठीक है? आप थोड़ा आंखें बंद करके सोएं, अपने नाम पे जाग जाइएगा प्लीज। ब्लू पेन दीजिएगा, ब्लू पेन है, ब्लू पेन। इफ्तिखार ब्लू पेन देना। सही, मिल गया। बच्चों जिसका नाम लूंगा वो अटेंडेंस अपनी यस सर लिखकर कंफर्म करेगा, जिसने, या फिर जिसका नाम लूंगा वो हैंड रेस कर देगा, ये भी हो सकता है, बल्कि हैंड रेस ही करेगा, ठीक है? नहीं, बल्कि हैंड रेस का कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता ना, तो फिर वो मुझसे बोलेंगे सर हमारे पास हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे बच्चे यस सर लिख देंगे, ठीक है? जिनके पास हैंड रेस का ऑप्शन होगा वो हैंड रेस कर लेंगे, लेकिन मेरा उनके नाम कॉल करने पर, उससे पहले नहीं, प्लीज, ठीक है? बच्चों अटेंडेंस कॉल कर लीजिएगा, जब मैं आपकी अटेंडेंस कॉल करूंगा तो प्रेजेंस जरूर शो कीजिएगा, वरना फिर एब्सेंट मार्क हो जाएंगे खुदा ना खास्ता। आलिया, अब्दुल अहद, आफिया, आयना जुनेद,
आयना तारिक, अलीना बतूल, अलीशान, अलीशान कल एब्सेंट थे। खैरियत? ऐसे ही? कैसा रहा कल का दिन? अच्छा एंजॉय किया? बस अब खत्म कर दो तफरी। कॉलेज में एडमिशन ले लिया या सब कुछ आता है पहले से? इंटर कॉमर्स करके आयो दोबारा ऐसी तफरी में पढ़ना है? कोशिश करो ये छुट्टियां उट्टियां खत्म कर दो। आलियान गौरी, आलियान इम्तियाज, आमना, अनुषा, आतिफ करीम, दानियाल, दुआ बिनते फैसल, फरदीन अली, हंजिला, हंजिला नहीं है क्लास में। हसन रहीम नहीं है, हसन रहीम साहब। हेबा, जैस्मीन, कमेशा, खुशी, किंजा, लाइबा, लकी अली, माहिन सलीम, माहिन सलीम है क्लास में हमारे साथ? नहीं है? नहीं। काफी देर लग गई अटेंडेंस मार्क करने में माहिन। मलिक सलीम, मरियम हनीफ, मरियम कामरान, महक कनीस, मोमिन खान, मोहम्मद अशरफ, अशरफ मैं आपका नाम सही कॉल कर रहा हूँ बेटा? अशारिब है? अच्छा, क्योंकि ASHAR अशर लिखा जाता है तो इसलिए मैं अशरफ पढ़ रहा था। तो क्या है भाई? ताबिश नहीं, क्या नाम है बच्चे का? ये अशारिब। ठीक है बेटा, चलें आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे आपके मतलब भी नाम का पूछेंगे। अशारिब प्रेजेंट हैं क्लास में। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद ज़याम, नहीं है ज़याम क्लास में। मुस्तफ़ा अहमद, नबीहा, नूरुल फातिमा, नबीहा नहीं है क्लास में। काफी देर में पता चला नबिया को अटेंडेंस हो रही है। रेहाना, साहिर, सानिया है ना? सानिया नहीं आई आज। शानजे, शानजे आपकी आवाज नहीं आती। शर्जील, शयान, सितारा, सैयद इफ्तिखार, सैयद मोहम्मद मुश्तबा,
ताबिश, जैद हसन, जैफ अली, थैंक यू, ये लीजिए। बेटा ये पैगाम रसानी आप खुद उनसे डायरेक्ट उनके नंबर पे कर लीजिएगा, क्या ख्याल है ना? मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो और क्लास में और भी बच्चे मौजूद हैं ना, बस ये कह सकता हूँ कि वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। चलिए जी, 5 मिनट का ब्रेक मिल गया मेरा ख्याल है। 5 मिनट से ज्यादा हो गए। हो गए 5 मिनट। चलें, अब आसान से चीजें, अब आपने सिर्फ गो थ्रू करना है, यकीन करें कुछ नया नहीं है। कौन अपनी जगह से उठ के गया है? मरियम उठ के गई है, ओके। मेरे बच्चों, अगला नाम लिखा है रेंट एक्सपेंस। अब आप खुद बताएं, रेंट एक्सपेंस समझाऊं? रेंट एक्सपेंस जब आप, जी पक्का, ओके। अगला नाम पढ़ें, क्या लिखा है? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस पहले ही पढ़ा चुका हूं। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज तो किस नाम से पढ़ा था पहले, किस हेड में पढ़ा था, और आज उसे कह रहे हैं, ये क्या मजाक है, एक ही चीज एसेट भी और एक ही चीज एक्सपेंस भी। इस्तेमाल से पहले तक हमारा एसेट और इस्तेमाल के बाद हमारा एक्सपेंस। क्लियर? पक्का? ओके। अगला नाम पढ़ें, क्या लिखा है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। समझाने की जरूरत है? अबे जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयज को पिकनिक पे लेके नहीं जाऊंगा, रोजा इफ्तारी भी तो करवानी होगी, ठीक है? इट मींस जब आप अपने एम्प्लॉयज को किसी टूर पे लेके जाएंगे, लाइक आप उनको पिकनिक पे लेके जाते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आप उनको लेके जाते हैं कहीं, आप उनको डिनर अरेंज करते हैं, आप अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स को भी तो आप कहीं पर कोई पार्टी शार्टी उनके लिए कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है? इट मींस वो भी आपका एक्सपेंस है और उसका नाम है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। नहीं, लेकिन ये वो वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्टी नहीं हो रही है। सही। AKHSS आपके जाने के बाद, मेरा ख्याल है आपके जाने के 1 साल के बाद हमारे लिए होती है, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं होती, वरना हम लोग भी जाते हैं, और हम लोग जाते हैं उसमें आप लोग भी जाते हैं, अब कहीं चले जाते हैं बस ऐसी किसी मुनासिब जगह। चले फिलहाल पढ़ लेते हैं, आप बातें मैंने लगाया, मैं बहुत पक्का हूँ। अगला नाम पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब पोस्टेज एंड टेलीग्राम बेटा, ये मोहनजो दाड़ो सुना है आपने, है ना? यानी ये कदीम दौर की बात हो रही है, पुराने वक्त की। दौरे जदीद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है वो कोरियर चार्जेस के नाम से पाया जाता है। दौरे जदीद में आज कोई भी पोस्टेज चार्जेस नहीं बोलता, और अगर बोलता है तो मुझे एतराज नहीं है। कोरियर चार्जेस का वर्ड आप सबने सुना है, सुना है कोरियर? आप TCS, DHL, लेपर्ड और मुख्तलिफ सर्विसेज यूज करते हैं सामान को और लेटर्स को और मुख्तलिफ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने के लिए, उसे कहते हैं कोरियर चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अगला वर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, मैं इस पे ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए, और सिर्फ हाईलाइट समझाने के लिए किया है, वैसे हाईलाइट नहीं कर रहा है इसको। कॉस्ट, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, मैंने कोई चीज 100 रुपए की, तो 100 रुपए क्या है मेरी? 100 रुपए मेरी क्या है? कॉस्ट। 100 रुपए इस सामान की कॉस्ट प्राइस है, फिर मैंने इस सामान को 150 रुपीज में बेचा। 150 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस। मुश्किल बातें कर रहा हूं बहुत, मेरा ख्याल है। जो सामान कितने रुपए में खरीदा, वो 100 रुपए का नाम क्या है? कॉस्ट प्राइस। और जब उस सामान को 150 रुपीज में बेचा, तो 150 रुपीज का नाम सेलिंग प्राइस। तो मुझे सोच के बताएं, 150 रुपीज में जब इसे सोल्ड आउट करता हूं, बेचता हूं, तो 150 रुपीज मेरे लिए खुशी का बाइस है या गम का बाइस? और कितने रुपए का खुद खरीद के लाया था? तो 100 रुपए का खरीदा था, तो कहा हाय हो गया। तो अब जो मैंने सामान बेच दिया, खुदारा जुमला सुनिएगा प्लीज,
जो सामान मैंने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उन गुड्स की कॉस्ट जो हम बेच चुके हैं। अगर ये सामान मैं बेच चुका हूं तो बेचा तो कितने रुपए में है, आवाज ही नहीं आती, बेचा तो कितने रुपए में है। बेटा ऑनलाइन वाले मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है आप लोगों को सबको एब्सेंट मार्क कर दूं तो आप लोग खुश हो जाएंगे। आप लोगों को तौफीक नहीं हो रही 150 लिखने की, हाथों में मेहंदी लगाई है क्या आज बारीक डिजाइन की? 150 लिखते हुए क्या तकलीफ महसूस हो रही है? ना 100 आ रहा है ना 150 आ रहा है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, ना कॉस्ट प्राइस ना सेलिंग प्राइस। मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा एहतमाम करके आपके लिए खसूसी तौर पे एक माइक लगाया हुआ है, उसको चार्ज भी करना पड़ता है रोजाना। आप जब यहाँ पे आएंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि ये होती कैसे क्लास। अच्छा जी, फैजान फरीद आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है और आप अपनी प्रॉपर आईडी से नहीं आए हुए, जिस नाम से आपका नाम यहाँ नोटबुक में रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्सपेंस में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है बेचे हुए सामान की असल कीमत, बेचे हुए सामान की असल कीमत हमारा खर्चा होती है, और जितने रुपए में बेचा वो हमारी इनकम होती है। नहीं समझ में आया? पक्का आगे बढ़े? ओके, अगला नाम क्या लिखा है हमारे पास? कार्टेज एक्सपेंस। समझा दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझाने की जरूरत, हम अपने मार्केटिंग मैनेजर को कहते हैं जाओ भाई जाके मार्केटिंग करो, कहीं भी जाओ, किसी दूसरे शहर जाओ, किसी दूसरे मुल्क जाओ, तो बोलेंगे अपने खर्चे पे जाओ, हम उसे पे करेंगे ना उसके ट्रैवलिंग के चार्जेस। तो बिजनेस का क्या हुआ? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंस समझाने की जरूरत, वैसे यूटिलिटी एक्सपेंस में क्या चीजें आएंगी? तमाम तरह के बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी और सुई गैस और वाटर एंड सेवरेज, जो भी टेलीफोन, ये तमाम बिल्स को कहेंगे यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ओके जी, तमाम यूटिलिटीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है? कन्वेंस एक्सपेंस। अब कन्वेंस पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इत्मीनान से सुन लें। ऑफिस के किसी स्टाफ को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं कोई सामान लेने के लिए, तो क्या वो अपना खर्चे पे जाएगा? तो वो हमारे खर्चे पे जाएगा। तो हम या तो उसे कहेंगे अपनी बाइक के फ्यूल के पैसे हमसे ले लो, या उबर करीम से चले जाओ, या रिक्शे से चले जाओ और उसका किराया हमसे, तो वो किराया हमारा कहलाएगा कन्वेंस एक्सपेंस। खुदारा यहाँ पे वैसे तो ये बात समझाने वाली है नहीं, आप लोग बड़े ज़हीन तरीन लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं सेफ साइड कह देता हूँ। ट्रैवलिंग आमतौर पर बड़े लेवल पर किया जाने वाला खर्चा है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने मार्केटिंग मैनेजर को, आपका फर्म का जो सीएफओ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आपके बिजनेस का जो मैनेजर है, जब वो किसी दूसरे शहर, जब वो किसी दूसरे बिजनेस पर, जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वो ट्रैवलिंग होती है। और कन्वेंस जनरली विद इन सिटी होती है। कन्वेंस जनरली विद इन सिटी, शहर में घूमने के लिए जो आप एक जगह से दूसरी जगह खर्चा करते हैं, वो आमतौर पर कन्वेंस चार्जेस, जी वो कन्वेंस भी हो सकता है, ठीक है, वो ट्रैवलिंग पे नहीं जाता। लेकिन सेल्स पर्सन को जब हम कहीं भेजें शहर से बाहर, मुल्क से बाहर, के जाइए वहां, तो फिर वो आमतौर पर ट्रैवलिंग होती है। ओके, इसके बाद आप सब देख रहे हैं कि मैंने इनको कलर किया हुआ, इट मींस हम ये नहीं पढ़ रहे। इसके बाद कॉन्ट्रा एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, कोई मिसलेनियस का दूसरा नाम अदर एक्सपेंसेस है, राइट जी। रेंट ऊपर एक्सपेंस में आया था, आपने देखा नहीं शायद, इग्नोर किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, वो रेंट एक्सपेंस अलग से लिखा हुआ है, ठीक है।